हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने यूनिट 1 कंप्लीट करवाई है और कोशिश किया है कि जितने छोटे से छोटे रूप में हो सके कम से कम समय में आपका मैं रिवीजन करवा दूं। तो आपका यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है और ऐसे ही हम आपकी जल्दी जल्दी यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो इकाई 2, और इकाई 2 में भी सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी का मानकीकरण, जिससे पिछले वर्ष आपके एग्जाम में प्रश्न आया था। हिंदी का मानकीकरण और राजभाषा, संवैधानिक स्थिति, कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग। बहुत छोटी सी यूनिट है, इसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे जो हमारे एमसीक्यूज है यूनिट 2 के, उनको भी हम यहाँ एक झलक में यहाँ पर देख लेंगे। 27 प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है इसमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। ये आपका शीर्षक है हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें हिंदी का मानकीकरण, हिंदी के विविध रूप। बहुत कम समय में और बहुत कम शब्दों में हम उसको यहाँ पर देखते हैं। हिंदी का मानकीकरण और हिंदी के विविध रूप। हिंदी का मानकीकरण का अर्थ यहाँ पर देखिए कि जो लिपि है, हिंदी की जो लिपि है अन्य लिपियों की तुलना में अधिक संतुलित, वैज्ञानिक, आदर्श लिपि है। ठीक है, इसमें इस लिपि में गुणों के साथ साथ थोड़े से दोष भी है और इन दोषों के सुधार के लिए अनेक आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो देवनागरी लिपि है वो इसे सर्वथा मुक्त नहीं हो पा रही है। आज भी प्रयास इसमें जारी है इसे दोष मुक्त बनाने के लिए और इसके मानकीकरण के लिए। तो मानकीकरण के लिए हम कुछ सुझाव और सुधारों पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। पहले क्या है कि जो हिंदी के जो द्वितीय रूपी वर्ण है, जैसे ख को र और व जैसे लिखा जाता है, ड़ को हमें ये बोध होता है देखने में, तो इनका एक मानक रूप का हमको एक चयन करने की क्या है यहाँ पर आवश्यकता है। और जिन स्वनिमों यानी ध्वनियों के लिए नागरिक में स्वतंत्र वर्णों का अभाव है, उनके लिए वर्णों का निर्धारण जरूरी है। जैसे हर्षोस्वर ए और हर्षोस्वर ओ, इनमें दो स्वनिम ऐसे हैं जो कतिपय हिंदी इतर भाषाओं में भी मिलते हैं। इनके लिए स्वतंत्र वर्ण और मात्राओं का निर्धारण आवश्यक है। तीसरा देखते हैं कि हिंदी लिपि के जो रूप में नागरिक प्रतिमानीकरण में शिरो रेखा का प्रयोग आवश्यक माना जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लिख देते हैं, जैसे हमें कुछ भी लिखना होता है हम उसमें शिरो रेखा नहीं लगाते और उससे कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगला हम देखते हैं मानकीकरण में जो ये र और व के स्थान पर खा, ऐसा खा लिखने के स्थान पर हमें ये जो रा की नीचे की पूंछ है यहाँ से मिली हुई होनी चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, हिंदी लिपि के रूप में अक्षर क्ष, त्र और ज्ञ को यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, और नागरिक मानकीकरण में मात्रा विधान को जैसी मान्यता मिलनी चाहिए वैसी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मात्राओं का विधान नागरिक की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, और नागरिक क्या है, अक्षरात्मक है, इसलिए ऐसे वर्णों के संयोग की अक्षरात्मक पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए, वर्णात्मक पद्धति को नहीं मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है, पंचम वर्गीय, जैसे ये है वांग्मय वाला अंगा, इया, अड़ा, न, म में से प्रत्येक को मान्यता मिलनी चाहिए। चंद्रबिंदु के स्थान पर, पंचमुखी के स्थान पर अनुसार का प्रयोग पूर्णतः वर्जित हो चाहिए। अब जैसे देखिए, एक होता है हंसना। ठीक है, अगर हंसना में क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है। अगर हम उसको ऐसे लिख देंगे हंसना, तो उसको हंसना भी हम पढ़ सकते हैं। हंसना तो हम नहीं पढ़ेंगे, हंसना हम कब भी पढ़ेंगे जब इसमें अंक की बिंदी होगी। ठीक है, इसके अर्थ, इससे अर्थ का अनर्थ होता है। जैसे मांग, मांगना, मांग और सिर की मांग, है ना। हंस, हंसना, हंस, हंस प्राणी। एक ये हंस का मतलब होता है हंसना, एक हंस का मतलब होता है, अगर इसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसका मतलब होता है हंसना, एक क्रिया, और हंस का मतलब होता है प्राणी। और मांग में अगर हम चंद्र बिंदु लगाते तो उस मांग का मतलब होता है मांगना, और अगर हम ये करते तो उसका होता है जो सिर की मांग होती है वो। ठीक है, इसलिए इसका जो चंद्र बिंदु का प्रयोग है ये उचित करना चाहिए। नागरिक लिपि के मानकीकरण के लिए पूर्ण विराम के चिन्हों को मान्यता मिलनी चाहिए, अंग्रेजी के फुल स्टॉप को नहीं मिलनी चाहिए। अर्ध विराम, अल्प विराम इत्यादि अंग्रेजी के चिन्हों को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। अ की बारी खड़ी को पूर्णतः अमान्य घोषित करना चाहिए। ठीक है, वर्णों की अधिकता को नागरिक लिपि का दोष नहीं माना जाना चाहिए। हिंदी में संस्कृत अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी इत्यादि विदेशी भाषाओं के जो तत्सम शब्दों का खूब धड़ल्ले से जो प्रयोग होता है, जिन्हें कि अनेक विद्वान तत्सम रूप ही लिखना पसंद करते हैं, ऐसी स्थिति में उस भाषा के तत्सम रूप
शब्द को जिन ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण नहीं उनके लिए नए वर्णों का निर्धारण करना चाहिए। जैसे देखिए, ये हम लिखते हैं डॉक्टर, इंग्लिश में जब हम इसको बोलते हैं डॉक्टर, हिंदी में अगर हमारे पास पहले जब वो चिन्ह चिन्ह नहीं था तो या तो हम इसको डॉक्टर पढ़ते या डॉक्टर पढ़ते, लेकिन जब से हमारे पास ये चिन्ह आ गया है, अब हम इसको डॉक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको डॉट पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको कॉमा पढ़ते हैं। नहीं तो अगर हमारे पास नहीं होता तो कामा पढ़ते या तो कोमा पढ़ते, है ना, ये होता कॉमा। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास देखिए, एक तो व्यक्तिक प्रयास, एक संस्थागत प्रयास और एक प्रशासनिक प्रयास। तो व्यक्तिक प्रयास में हम क्या देखते हैं कि नागरी प्रचार आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। इसको हम जब खड़ी बोली का जब प्रचार प्रसार देख रहे थे, उसके भी व्यक्तिगत प्रयास में हमने इनको देखा था, और मैंने आपको तभी बोला था कि मैं आगे चल के इनके बारे में बताऊं। इनका जो प्रसिद्ध समाचार पत्र था वो बंगदूत था। ठीक है, इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। सितारे हिंद ने फारसी लिपि के विरुद्ध 1868 में एक मेमोरेंडम देकर फारसी के स्थान पर नागरी लिपि का प्रयोग को बढ़ावा दिया और समर्थन देने की बात सरकार से कही। आगे चलकर दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में कराया। नागरी लिपि के सूत्रधारों में इन तीनों का क्या सिरमौर स्थान है, तो आप ये देख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय, राजा शाह प्रसाद सितारे हिंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद क्या हुआ? गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, काका कालेलकर, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, श्याम सुंदर, श्रीनिवास, गोरख प्रसाद, केशव चंद्र सेन और भूदेव सहितैषियों ने नागरी लिपि के विकास के लिए भरपूर कार्य किए। महागोविंद रानाडे ने सर्वप्रथम नागरी लिपि में सुधार की योजना बनाई। अ की बारी खड़ी के प्रचलन के स्थान अ की बारह खड़ी का प्रचलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने किया था। ठीक है, अब आपको एक एक चीज यहाँ पर देखने लगी। जो अ की बारह खड़ी थी वो किसने दिया? सावरकर बंधुओं ने दिया। तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए देवनागरी वर्णों की छटनी करके 190 टाइप का फॉन्ट बनाया था। ठीक है, जो तिलक टाइप या तिलक फॉन्ट के नाम से मशहूर हुआ। फिर 20वीं सदी के आरंभ में जस्टिस शारदा चरण मित्र ने लिपि विस्तार समिति यानी एक लिपि विस्तार समिति परिषद का निर्माण किया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण करना था। देवनागरी में ऐसे सुधार करने पक्ष में थे जिससे अन्य भारतीय भाषाओं के सारे संकेत इस लिपि में समाहित हो जाएं। 1935 में 24वें अधिवेशन इंदौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार के लिए एक उप समिति बनाई गई। इसके संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। और इसमें क्या हुआ? 14 सूत्री सुझावों को स्वीकार किया गया। अब गांधी जी के सभापतित्व में क्या हुआ? हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के 24वें अधिवेशन में नागरी लिपि सुधार का समिति का गठन किया गया। श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के सहयोग के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। इंपॉर्टेंट ये आता है। काशी के जो श्रीनिवास थे, इन्होंने रोमन लिपि के आधार पर नागरी लिपि में सुधार करने का प्रयास किया। इन्होंने महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगाने का प्रस्ताव दिया। ये क्या प्रस्ताव था? जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कोई कू लगना है। ठीक है, तो कू के जैसे बड़ा कू लिखना है तो उसके नीचे ऐसे शब्द बनाने से वो क्या हो जाएगा? बड़ी मात्रा हो जाएगी। सुनीति कुमार चटर्जी ने पहली बार नागरी लिपि की त्रुटियों का व्यापक रूप से उद्घाटन किया। इनके अनुसार रोमन लिपि को कुछ संशोधन करके स्वीकार कर लेना चाहिए, मतलब कि रोमन लिपि में ही हमको हिंदी लिखनी चाहिए। गोरख प्रसाद ने छपाई की दृष्टि से रखकर मात्राओं को व्यंजन की बाएं तरफ लगाने का प्रस्ताव रखा। जैसे अगर गोरखनाथ लिखना हो तो ग लिखो, फिर आ में ओ की मात्रा, फिर रा, फिर ख, फिर न, फिर आ की मात्रा, फिर थ, ऐसे लिखो। महाराष्ट्र के सावरकर बंधु ने ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, जिसका गांधी जी के पत्र हरिजन सेवक में प्रयोग हुआ। अब संस्थागत प्रयास देखते हैं, तो इसमें राधा कृष्णदास, राम मदन मोहन मालवीय, सुधाकर द्विवेदी के सत्प्रयासों ने 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की।
मदन मोहन मालवीय ने 6 लाख लोगों के हस्ताक्षर युक्त जो प्रतिवेदन थे कोर्ट करेक्टर ऑफ एंड प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायालय का और प्राथमिक विश्वविद्यालयों में नागरी लिपि के प्रयोग को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया। संस्थागत प्रयत्नों में क्या देखते हैं? महाराष्ट्र साहित्य पुणे, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा और हिंदी राष्ट्र सम्मेलन प्रयाग का योगदान नागरी लिपि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।